मैंने कहा चले थोड़ा सा जरा कुछ वार्म अप भी किया जाए। आज मेरा दिल है कि मैं ध्रुपद की बात चलेगी तो मियां तानसेन की बंदिश राग मदमात सारंग में सुनाई जाए। सारंग के जितने भी राग हैं दोपहर के रागों में बस घबराने की बात नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। बहुत शुक्रिया आलिया जी। अच्छा, मैं अब फॉर्मली एक तो इंट्रोड्यूस भी कराऊंगी और वेलकम भी करूंगी आपको यहाँ पे हस्तुनीस में। मेरा नाम माहम फराज है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो आज हम आपको यहाँ पे पाके आपसे कुछ सीखेंगे, सुनेंगे। और मेरे ख्याल में ज़्यादा सवाल हमारे नहीं होंगे, अगर किसी के भी सवाल होंगे प्लीज़ वो एंड में, ताकि फ़्लो ना टूटे और आपकी ज़िंदगी, ध्रुपद और इसका फ़लसफ़ा हमारे लिए अगर आप इसको बयान करते हैं आज। ज़रूर कोशिश पूरी करेंगे कि ध्रुपद के बारे में और ध्रुपद के साथ साथ कि मैं ध्रुपद में कैसे आई, मैंने ध्रुपद को कैसे जिया। ध्रुपद ने मुझे नहीं जिया, मैंने इसको जिया। आज तो सबके पास हैंडआउट्स भी होंगे यकीनन, और मैं जब ध्रुपद सीखने गई थी मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना गूगल, ना फोन, ना स्काई, ना हैंडआउट्स, कुछ भी नहीं था। बस एक सवाल था दिमाग में। आज तो हैंडआउट्स के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है ना। एक सवाल था दिमाग में, ये ध्रुपद क्या बला है। आज कितना अच्छा लगेगा कि सबके पास हैंडआउट्स होंगे और उस हैंडआउट्स की मदद से आप हमारी जिंदगी के सफर, जो ध्रुपद का सफर है, उसको जान पाएंगे। बेशक। बस एक बात जरूर है कि घबराने वाली और डरने वाली बात नहीं है। बस शुरू में
वो जरा डर था, वाकई था, लेकिन मैंने उस डर को दूर किया। मैं सवाल पूछती थी, मैं बागी थी। एक बागी होना और एक बदतमीज होना, दो चीजें फर्क है। मैं बागी थी, और खास तौर पे मैं जब मुझे लगा कि अब ध्रुपद में मुझे गणेश वंदना और सरस्वती वंदना सीखनी है, वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, वहां पे मेरा बागियानापन शुरू हो गया। शुरू में सब कुछ ठीक था, ये जो पोस्टर में आप पढ़ेंगे अनहद नाद, वो साउंड ध्रुपद रूह का संगीत है, रूह। और ध्रुपद 1500 BC, यानी 3500 साल पुरानी गायकी, 3.5 से 4,000 साल पुरानी गायकी। आप ये देखें, उस जमाने में तो ये आवाम तक भी नहीं पहुंचा था, सिर्फ मंदिर तक महदूद था। और वो इबादती तब भी था, वो इबादती तब भी था। हरिओम अनंत नारायण, ये सिलेबस तब थी। उसको शुरू में अनंत नारायण ऐसे गाते थे। हर सुरों में इन शब्दों, इन सिलेबस को किया जाता था। फिर आया प्रबंध, छंद और प्रबंध। अब ये भी मंदिर में था। प्रबंध का मतलब होता है जैसे वर्ड्स, पोएट्री, ये इसमें जुड़ गए, यानी उसमें लफ्ज भी शामिल हो गए। देवी देवताओं की तारीफ होने लगी, उस दौर में तो देवी देवता ही थे ना, तारीफ होने लगी। वो भी एक कुदरत तक पहुंचने का एक जरिया था ध्रुपद। और रेजोनेंस, इस पोस्टर में आप पढ़ेंगे रेजोनेंस, द होल बॉडी शुड बी रेजोनेट। कैसे? खाली गला नहीं, खाली गला नहीं, आपका ज़हन सर से लेके पांव तक, ये पूरी बॉडी रेजोनेट हो। वो तभी आप उस रूह, जिसे अनंत नाद कहा जाता है, वहां तक पहुंचने का आपका जरिया। और फिर ये छंद और प्रबंध भी आ गया। और ये जो ध्रुपद है, ये 4 किताबें थी, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मतलब ये 4 बुक्स थी ना हिंदुओं की, तो ये सामवेद से निकला है ध्रुपद। और ध्रुव पद, ध्रुव का मतलब होता है इट्स अ प्लैनेट, कुतुबी सैयारा, फिक्स। ध्रुव ये फिक्स है, ये इधर से उधर नहीं होता। और पद, इसमें आप वर्ड्स डाल दो, तभी तो कहते हैं ध्रुपद रूह का संगीत है। ये फिक्स है, आप इसके अंदर वर्ड्स डाल दें, 2 गुण करें, वो बात की बात है। अब जब दरबारों में ध्रुपद आया, राजा जो थे अपने मानसिंह तोमर जी, ग्वालियर के, यस, और अकबर के दरबार में भी आया, मियां तानसेन लेके आया। अब वहां से वो अकबर की, वो फिर कंपोजिशंस का मिजाज बदल गया। अकबर की तारीफ, अल्लाह की तारीफ। स्वामी हरिदास मियां तानसेन के गुरु थे,
अब मियां तानसेन ऐसे तो नहीं नाम मिल गया। मियां तानसेन, उनका असल नाम त्रिलोचन दास था, ऐसे तो नहीं नाम मिल गया। और आज जो आवाम तक ध्रुपद पहुंचा हुआ है, जो हम गा रहे हैं, ये देखने के ताल्लुक से बजाय इसका रूह हमने इसकी हासिल कर ली। हमने सिलेबस जो हरि ओम अनंत नारायण, इससे र न न न ये हो गया। छंद, ये छंद बन गया। और प्रबंध, जिससे लफ्ज निकले, जैसे तू ही सूर्य, तू सूरज है, तू ही चंद्र, तू ही पवन, ये सब इसमें शामिल है। फिर इसमें तारीफ राजा महाराजा की, बादशाह की, पीर पैगंबर। और आज जो हम ध्रुपद गा रहे हैं, ये 3,500-4 हजार साल का निचोड़ हम ध्रुपद गा रहे हैं। और इस ध्रुपद से निकला ख्याल, ठुमरी, ये शाखें हैं ध्रुपद की। ये ध्रुपद की शाखें हैं। और ध्रुपद अब ये तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि मैं, जैसा मैंने कहा कि मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, और प्रैक्टिशनर के साथ साथ ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती थी कि हैंड आउट्स आप सबको देना पढ़ने के लिए, कि आप पढ़ें। और जब आप पढ़ेंगे तो मेरी बातें भी, और मैं जब अपनी कहानी सुनाऊंगी तो समझ में आएंगी। लोग आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आ गए, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गए। सो मेरा आपसे सवाल वही होगा जो हमारी पहले बात भी हो रही थी, कि जो ध्रुपद से पहले की आलिया थी और जो ध्रुपद के बाद अब आलिया हैं। आपने एक बात की थी कि आप बागी थी। फ़र्क कहाँ आया, कितना आया और कैसे आया? अच्छा सवाल है। ऐसा है कि पहले तो मैं शुक्रिया शुरू में ही कह देती तो अच्छा था। तैमूर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, कि उन्होंने मेरे ये पढ़े हैं और मुझ नाचीज़ को यहाँ पर मौका दिया कि मैं आप लोगों से कुछ बातें कर सकूं, कुछ ध्रुपद के बारे में बता सकूं, और मुझे ध्रुपद ने कैसे बदला ये सब बता सकूं। तो मैं हस्तुनीस और तैमूर साहब का मैं तहे दिल से अपना दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया तो आपका है, आपने वक्त निकाला। और ये मेरा फर्ज भी है कि जो मशाल मैं जला पा रही हूँ उसको मैं अच्छे तरीके से जला पाऊँ, क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ। मैं भी अभी सीख रही हूँ। और ध्रुपद सीखने से पहले वो आलिया जिसे कोई नहीं जानता था। ये बात 1998 की। मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, रजा काजिम साहब का, जो आज अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो दूरदर्शी सोच है, दूरअंदेशी वाली सोच है, वो शायद हमें उस तरफ ले गई जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। मैं जब उनके इंस्टीट्यूट में गई ना, तो मैंने ना पहला गाना, रो आवाज थी, पहला गाना मैंने मेहदी हसन साहब को सुनाया था, जब कोई प्यार से बुलाएगा, वो गाना मैंने सुनाया। जब मैंने वो गाना सुनाया तो रजा कहने लगे कि
अगर ये इसको घर बिठा दिया ना तो इसको जंग लग जाएगा, इसकी आवाज को दीमक लग जाएगी, दीमक लग जाएगी आवाज को। तो रजा साहब ने कहा कि ये हम चाहते हैं कि ये सीखे। अब आइडिया तो जबरदस्त था रजा साहब का, कोई बुरा भी नहीं था आइडिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि पहला सामना मेरा, अभी ध्रुपद की जमीन और डिक्शनरी तो कोई तैयार ही नहीं हुई थी। पहला सामना राग हो गौड़ सारंग और किशोरी मोनकर जी की आवाज में। वाह वाह। अब किशोरी मोनकर जी की आवाज से मैं नावाकिफ थी, और मजे की बात गौड़ सारंग से भी मैं नावाकिफ थी। तो रजा काज़िम साहब ने मुझे अपने मखसूस अंदाज में कहा कि इसको सुनो, रिकॉर्डिंग मुझे सुनवाई, इसको सुनो और इसको सुनाना है तुमने मुझे। अब कुदरत का करिश्मा देखो कि गौड़ सारंग भी नया, किशोरी मोनकर जी भी नई, एक रॉ मटेरियल वॉइस। अब जहन एक्सेप्ट कर रहा है, अरे यार ये क्या चीज है, इतना जबरदस्त राग गौड़ सारंग, ये क्या, ये यार कुछ नई दुनिया है, ये जबरदस्त दुनिया है। ये नहीं समझ आ रहा था क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या नई दुनिया। अब जब गौड़ सारंग मैंने सुना, उसको जहां तक मैं कोशिश कर सकती थी मैंने उसे अपनी रूह में और अपने जहन में उतारा। तो रजा काज़िम साहब के पास ना बहुत से लोग बैठे हुए थे, नामी गिरामी लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक नाम तो मैं जरूर लूंगी, फरुख बशीर साहब भी बैठे हुए थे। ये 1998 की बात है, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। कहने लगे सुनाओ जरा गौड़ सारंग। मैंने गौड़ सारंग सुनाया। अब जब सुनाया तो सब लोग हैरान हो। अब हैरानगी के साथ साथ कुछ लोग कह रहे हैं इसकी आवाज बड़ी कर्कश है, इसकी आवाज जो है वो मेरी आवाज ऐसे थी, ऐसे की। कुछ कोई ऐसे तंज करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। अब रजा काज़िम साहब ने कहा कि ये जरूर एक वक्त आएगा तुम खुद सब कहोगे कि ये जो सख्त आवाज थी अब ये कैसी है। मैंने जैसे कहा कि अभी ध्रुपद नाम कुछ भी नहीं था, अभी उस जगह पे नहीं थी मैं। थोड़ा सा अगर आप कहते हैं सब तो गौड़ सारंग, बिल्कुल, अगर आप लोग कहते हैं तो सुनाऊंगी। आप हमें नवाजे उससे। और वो आवाज ऐसे की, अब ये क्या बात है, वाह।
वाह वाह, क्या क्या बात। कजरा कजरा रे गोरी सलोने मद भर पिया के प्यार कजरा। ये गौरसारंग। क्या बात। ये भी मेरी शुरुआत हो रही थी ABC ऑफ म्यूजिक लिसनिंग से। अब सीखने का प्रोसेस आया तो पहले मुझे उस्ताद मुबारक अली खान साहब सिखाने आए, रजा कासिम साहब के इंस्टीट्यूट में। अच्छा देखिए कैसा कुदरत का करिश्मा देखें या निजाम कुदरत का देखें। पाकिस्तान में इतने फनकार थे, इतने नामी ग्रामी फनकार थे, रजा कासिम साहब ने उन फनकारों को क्यों नहीं चुना? ये सोचने वाली बात है ना। उन फनकारों को क्यों नहीं चुना? क्योंकि रजा साहब ने उन फनकारों को चुना जो उनके विजन से मुताबिकत रखती थी, मैच करते। उनके विजन को कहीं ना कहीं समझते थे। शुक्रिया। उनके विजन को कहीं ना कहीं समझते थे। चलो ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो समझते ही होंगे। एक बात है, तो मुबारक अली खान साहब ने मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत मुझसे बच्चों की तरह प्यार करते थे। एक बार मुझे मुबारक अली खान साहब ने कहा, अरे बेटी ये 40 साल हो गए हमें क्लासिकी मौसीकी करते हुए, अरे बेटी तुम कहाँ पे फंस गई हो? अरे बेटी ये बहुत मुश्किल है, कहाँ फंस गई? अब मैंने बड़े मासूमाना अंदाज में कहा, साहब आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? हाँ साहब मैं करके दिखाऊंगी आपको। अरे ये नहीं पता था कि वो करके दिखाऊंगी कि मंजिल हिंदुस्तान मुझे ले जाएगी। वो जो मैंने लफ्ज़ निकाले अपने मुंह से, हाँ साहब आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मैं करके दिखाऊंगी। ये नहीं पता था कि ये जो करने वाली मंजिल है ये तो मुझे हिंदुस्तान ले जाएगी, फिर वो शक्ल कुछ और हो जाएगी म्यूजिक की। अच्छा अब मुबारक अली खान साहब बहुत खुश होते हैं, ये तो चैलेंज कर रही है। उन्होंने एक मुझे राग यमन में एक बंदिश सिखाई थी। इजाजत अगर हो आप सबके तो नवाजते नवाजते। सुनो सुनो मोरी जगत के दाता
भेटी सुनो मोरी। ये बंदिश खान साहब ने मुझे सिखाई। रजा साहब जो थे ना, हर 3 महीने में उस्ताद बदल देते थे। वो मुझे एक लेबल से हटा के, लेबल से हट के एक कुछ बनाना चाहते थे। अब फिर मुबारक अली खान साहब के बाद सारा जमान जी हैं। भाई मुझे हर वो अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरा वाकई मेरी म्यूजिक की ABC ऑफ म्यूजिक को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। सारा जमान जी के घर मुझे रजा साहब की गाड़ी लेके आती थी, गाड़ी छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी। वहां मुझे पंजाबी बंदिशें सीखने का अभी मौका मिल रहा था। राम देशकाल में बंदिश थी, है जरा मुश्किल थी पंजाबी बंदिशें, लेकिन सीख लेती थी। शुक्र। फिर 3 महीने बाद उस्ताद और बदल गए। अब मैं सोचती थी यार ये उस्ताद बदले जा रहे हैं, खैर। फिर हमें हमारे किस्मत में, मैंने कहा ना, हमें अच्छे अच्छे लोग मिले। फिर शबीर हुसैन झारी साहब मिले। अब झारी साहब का मिलना यह था कि मैंने लय की तमीज भी सीखनी थी। एक बार तो ऐसा आया कि मुझे झारी साहब ने पूरी कोशिश की तबला सिखाने की, लेकिन वो कहते हैं ना कि मेरा जहन और मेरे हाथ वो परकशनिस्ट को छूना नहीं चाह रहे थे। जहन तो अपना गाने की और सुर की तरफ था, और रूह भी सुर की तरफ थी। ये परकशन की तरफ मेरा जहन नहीं बना। तो और ये झारी साहब, सारा जमान जी, मुबारक अली खान, रजा काजिम साहब की अपनी बेटी माशाल्लाह नूर ज़ारा जी जो सागर बीना बजाती, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। फिर एक फेज ऐसा आया सन 2000 का, अभी रजा साहब का इंस्टीट्यूट ही है। सन 2000 में ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, हयात अहमद खान साहब जिंदा थे, आए। रजा काजिम साहब ने कहा कि मलका पुखराज की गजल तुमने गानी है। मिर्जा गालिब की लिखी गजल है मलका पुखराज, जैसे मलका पुखराज जी ने गाया तुमने वैसे नहीं गाना। तो मैंने कैसे गाना है? अब छाया नट भी देखे मेरे लिए नया। एक तरफ गौरसारंग नया, एक तरफ छाया नट नया। छाया नट में तुमने गजल गानी है। अब मलका पुखराज जी ने गजल गाई थी। बोरिंग तो नहीं हो रही आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। अगर बोरिंग हो रही तो मुझे बता दीजिए। ना 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 ना। लेकिन फिर ही हम ध्रुपद की तरफ आएंगे ना। ऐसे डायरेक्ट ध्रुपद का मैं बताती तो फिर आपको पता कैसे चलना था। बिल्कुल सही जा रही है। अच्छा, अब वो मलका पुखराज की गजल आई। तस्कीन को हम न रोए जो ज़ौक़े नजर मिले, पुराने खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले। अपनी गली में मुझको ना कर दो नबाद कत्ल, आधा भला मेरे बदले से खल्क को क्यों तेरा घर मिले। अब रजा साहब ये नहीं चाहते थे अंदाज। रजा साहब चाहते थे कि ठहराव, लफ्जों की भी समझ आए, सुर की भी समझ आए, और छाया नट अपना आप बताए। कैसे? इसमें मुझे सारा जमान जी ने भी मेरी मदद की। उसने ऐसे
रे गा मा नी गा मा क्या बात। पा मा रे सा रे सा। क्या बात। नजर मेरे तस्कीन को हम ना रोए जो ज़ौक़े नजर मेरे मैं तेरी सूरत मगर मेरे ये अंदाज वाह वाह। ठहराव था ना अंदाज में। तो ठहराव था ना अंदाज में। जी बिल्कुल। ये अंदाज उनको चाहिए कि जिसमें लफ्ज भी अपना आप बताएं और सुर भी अपना आप बताएं, और वो जो राग की जो शक्ल है वो अपना आप बोले। ये छाया ना है। इस कॉन्फ्रेंस में पहली दफा मैंने पार्टिसिपेट किया था अपनी जिंदगी में, और मुझे गोल्ड मेडल मिला था। वाह। और साथ में 10,000 का भी मिला। और उस कॉन्फ्रेंस में मैंने ऐसे ऐसे लोग पहली बार मेरे अपने सामने देखे थे, महसूस किए थे, जिनमें फरीदा खानम जी, ओह वाह। बड़े बड़े नाम थे जिन्हें क्या मैं जरा नहीं जानती थी ये कौन लोग हैं। हकीकत है मैं नहीं जानती थी किसी को, लेकिन मुझे बाद में पता चला ये अजीम लोग उस समय मुझे सुन रहे थे। उस दिन यानी एक तरफ झारी साहब का ख्याल था कि आलिया छोटा ख्याल भी गाए, रजा साहब का ख्याल था आलिया गजल गाए। अब दोनों के ख्याल हमने मिला दिए। मैं तो चलो झारी साहब, अब झारी साहब की भी बात सुन ली जाए। मैंने एक रात यमन में छोटा ख्याल गाया था अगले दिन। वो ये था, तू तो मोरी बात मानेगी जे, तू तो मोरी बात मानेगी जे, तू तो मोरी सूरजन सैया, तू भूलैया पढ़त पैया गरवाला क्या बात। तू तो मोरी बात। अब छोटे ख्याल में तो मुझे कुछ नहीं मिला था, पर गजल में मुझे गोल्ड मेडल मिल गया। तो म्यूजिक की एजुकेशन मेरी रजा साहब के इंस्टीट्यूट में चल रही है। किताबें में मुझे पढ़ के सुनाई जाती थी, हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, फिलॉसफी, तरह तरह की बुक्स पढ़ के। मलका पुखार जी की पोती भी मुझे वहाँ उस वक्त इंस्टीट्यूट में आती थी, वो मुझे किताब पढ़ के सुनाती थी। मुख्तलिफ यानी एक तरफ मेरी प्रैक्टिकल एजुकेशन भी हो रही है और थ्योरी भी मुझे समझाई जा रही है। एक ऐसा इंसान मैंने बनना था। अच्छा, अब ये सन 2000 ही की बात है। उस दौर में शुभा शंकरन जो अमेरिका से आई थी और ब्रायन सिल्वर। शुभा शंकरन जी सुरबहार बजाती हैं, ब्रायन उस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका के उनको सर्विस के डायरेक्टर थे, सितार अच्छी बजाते थे। शुभा जी ने मुझे कंपोजिशन सिखानी शुरू की
डिफरेंट ट्रैवल में, लाइक उसमें गौड़ सारंग लिखा, कंपोजिशंस थी, गौड़ सारंग, गुजरी तोड़ी एंड भैरवी। भैरवी में एक बंदिश जब मैंने पहली बार सीखी थी तो मैंने बाद में बहुत से लोगों की आवाज में वो बंदिश सुनी थी, वो बंदिश थी। भवानी दयानी, भवानी दयानी, वाणी सुर नर मुनि जनमानी, सकल बुद्ध ज्ञानी भवानी। ये परवीन सुल्ताना जी की आवाज में मैंने लाइव सुनी थी बाद में। अच्छा, शुभा जी ने जब ये सारे कंपोजिशन हमने सीख लिए, हो गया सब कुछ, उस्ताद बदलने का सिलसिला भी चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है। शुभा जी ने रजा कासिम साहब को जाके ऐसा मशवरा दिया जिसने मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बदलना था। रजा, आलिया की आवाज में हमने वो लोच देखा है रजा, तो आप इसको ऐसा क्यों नहीं करते कि हिंदुस्तान इसको क्यों नहीं भेज देते? अब रजा कासिम साहब के किसी दिमाग के कोने में ये तो जरूर होगा कि हिंदुस्तान भेजना है, लेकिन ये शायद नहीं होगा कि कहाँ भेजना है। भाई दूरंदेशी सोच तो उनकी थी, भाई जो शख्स उस्ताद बदल सकता है, जो शख्स हमें प्रैक्टिकल के साथ साथ इंसानियत का दर्स भी मिल रहा है, यानी किताबों के जरिए हमें समझाया जा रहा है, मुख्तलिफ लोग हमें किताबें पढ़ा रहे हैं, तो पीछे क्या रह गया? अब शुभा जी ने जब रजा कासिम साहब तो बिल्कुल शुभा कहाँ भेजे? रजा, मेरा तो ये ख्याल है कि आलिया को गुंदेचा ब्रदर्स के हाथ भेजे। अब रजा कासिम साहब गुंदेचा ब्रदर जी से मिले नहीं थे, गुरु जी से। हो सकता है उन्होंने कहीं म्यूजिक सुना हो, लेकिन गुरु जी से मिले नहीं थे। ये मेरी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था। वो कौन थी आलिया, क्या थी आलिया, वहां से अब निकलते वो टर्निंग पॉइंट आ। अब तैयारियां चल रही हैं, हिंदुस्तान की तैयारी बहुत अच्छा, हिंदुस्तान जाना है। अब शोभा जी और ब्रायन गुरु जी के पास गए भोपाल, वहां बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया। गुरु जी भी मान गए कि पाकिस्तानी लड़की आ रही है, और मैं पहली पाकिस्तानी लड़की हूँ जिसे उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने 4 साल का वीजा दिया। ये भी ऐसे नहीं मिला भाई। रजा कासिम साहब, अच्छा देखिए, शुभा जी और ब्रायन तो अपना काम करके चले गए, गुरु जी से भी उनकी बातचीत हो गई। अब रजा कासिम साहब और गुरु जी के ताल्लुकात आपस में बढ़ रहे हैं टेलीफोन के जरिए। उस वक्त तो कोई व्हाट्सएप वगैरह तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि 2000 या 2001 में आपस में राब्ते हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और हम बेखबर इस चीज से, यार क्या होगा भाई, कब तक आप कुछ छुपा सकते हैं। उन्हीं दिनों में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर और रजा कासिम साहब के गहरे दोस्त थे विजय नामबियार, उनकी मिसेस मालिनी नामबियार रजा कासिम साहब के इंस्टीट्यूट आई। वो सदेश्वरी देवी जो ठुमरी की मशहूर मारूफ गायिका थी, उनकी स्टूडेंट थी। वो उन्होंने भी मुझे राग भोपाली में बंदिश सिखाया। थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए सुना रही हूँ कि मेरे ध्रुपद गायकी सीखने से पहले बहुत सारे रंग मेरे में समाये गए थे। एक लेवल नहीं मुझे मिला,
अगर एक लेबल मिलता तो फिर शक्ल एक सी ही होती, है ना। तो वो बंदिश यूं थी, अदारंग सदारंग की क्या बंदिश बात। थी। तो अब मालिनी नाम बिहार, तो उनको भी शायद ये पता था कि यहाँ कुछ होने जा रहा है, हिंदुस्तान की तैयारियां होने जा रही हैं, जो इसको नहीं पता अभी तक कुछ भी चला। सब कुछ हमसे अंडरग्राउंड हो रहा था सारा। अब रजा काजम साहब मेरे गार्डियन बने, लेकिन असल जो गार्डियन थे वो थे मेरे माँ बाप, जिनसे इस सफर को लेके पूछना, उनकी राय लेना वो सबसे ज्यादा जरूरी थी। जरूरी थी कि नहीं? बिल्कुल। भाई देखे ना, रजा साहब कुछ भी कर लेते, लेकिन जब तक मेरे माँ बाप या मेरी माँ से कुछ ना पूछा जाता तो कुछ भी नहीं हो सकता। 2001 का वक्त आया, रजा साहब ने मेरी वालदा को बुलाया, कहा कि इस तरह आलिया को हिंदुस्तान भेजना है, आलिया को हिंदुस्तान भेजना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ध्रुपद गायकी सीख के आए, कुछ करके आए। अब मैंने ध्रुपद पढ़ा हुआ था अकबर के, मुझे किताबें मैंने कहा था ना पढ़ के सुनाई जाती थी। अकबर के दरबार में मियां तानसेन गाते थे, दीपक रात जलता था, ऐसे होता था वैसे होता था। मतलब अभी मैंने ध्रुपद के वो अलिफ बे ABC तक नहीं मैं पहुंची थी। मेरी वालदा को जब सब समझाया, मेरी वालदा ने कहा ठीक है, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, लेकिन मुझे अगर इसके वालिद साहब से बात करने दें। मेरे वालिद साहब से जब मेरी वालदा ने बात की ना, अब इस दौरान हमारा पहला पासपोर्ट बना, बज़ाब्ता तौर मेरा और मेरी वालदा का पहला पासपोर्ट बना, 4 साल का वीज़ा मिला। अब मेरी वालदा की कश्मकश मेरे वालिद साहब से चल रही है, तो मेरे वालदा कह रही हैं आलिया के अबू, मेरी वालदा ने ये नहीं कहा 4 साल का वीज़ा है। माँ बाप कितनी कुर्बानी देते हैं अपनी औलाद के लिए, है ना, और खास तौर पे माएँ। अब्बा भी इतनी कुछ बात देते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो हमारी माँ ने कुर्बानी दी, है ना। तो मेरी माँ ने मेरे वालिद साहब से कहा आज तो मेरे वालिद साहब भी इस दुनिया में नहीं है,
अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो मेरे वालिद साहब को मेरे वालिदा ने कहा, आलिया देखो 1 साल का वीज़ा लग गया है। अच्छा, वीज़ा 4 साल का है, 1 साल का वीज़ा लग गया आलिया देखो। ते रज़ा साहब दियां धियां भी चलियां ने, अब रज़ा साहब की बेटियां भी नहीं जाएंगी। देखें, रज़ा साहब की बेटियां भी नहीं जा रही, कोई भी नहीं जा रहा, मैं जा रही हूँ सिर्फ। और मेरी वालिदा ने 1 महीना रहना था मेरे साथ। रज़ा साहब दियां धियां चलियां ने, 1 साल का वीज़ा। अब मेरे वालिद साहब थोड़े से टिपिकल मर्द बने, थोड़े से उन्होंने कहा जिथे मेरे 5 बच्चे खाने पे ने, ये भी खा ले गए थे। तो वो मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा ने कहा नहीं 1 साल की बात है, फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे वालिद साहब उस वक्त दुबई में थे, मैं हिंदुस्तान अभी जाना था। अच्छा, मेरे वालिद साहब तो दूर की बात, हमारे माशरे में ऐसे ऐसे लोग भी थे, मेरे रिश्तेदार, हमारे आसपास, अरे क्या दुश्मन मुल्क में जा रहे हैं। हाँ, अरे दुश्मन मुल्क में जा रही है, उन सबको पता नहीं है 4 साल का वीज़ा। मेरी वालिदा ने सबकी बात को इधर से सुना, उधर से निकाल दिया। क्या बात। कोई और खातून होती कहती अच्छा है दुश्मन मुल्क में भेज रही हूँ,